नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह सेंगर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जनरल स्टडीज के ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं और ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स है, तो इस ज्योग्राफी में हम लोग सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे फिर वो एसएससी हो, रेलवे हो या एमपीएसआई वगैरह के एग्जाम हो, उनमें ज्योग्राफी से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस आधार पर हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट को एनालिसिस करेंगे। ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर उस सब्जेक्ट को हमें किस स्तर पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जनरल स्टडीज के कोई भी सब्जेक्ट को आप उठा के देखेंगे, उसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है। कोई भी चीज, कई सारी बुक्स हैं, अलग अलग डेटा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि हमें एग्जाम के नजरिए से कितना पढ़ना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि हम पहले उसके सिलेबस को समझें। तो आप सभी लोगों को पता है कि ज्योग्राफी में दो प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। एक पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से और दूसरा क्वेश्चंस आपके उठते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। एमपीपीएससी ने लास्ट ईयर के अपने सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी को वेटेज ज्यादा दे रखा है, या यूं कहें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को लगभग लगभग हटा सा दिया है। केवल इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, पर बाकी कोई भी एग्जाम आप दें, चाहे यूपीएससी हो या वनडे एग्जाम्स हो, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी लगभग बराबर क्वेश्चन होते हैं। तो हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसको दोनों के नजरिए से पढ़ा जाएगा, आप चाहे फिर वो पीएससी दे या फिर कोई भी एग्जाम दे। सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना है, पहले हम वो देखते हैं। जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जब सब्जेक्ट्स पढ़ा जाता है तो इसके 4 सेक्शंस में पूरी ज्योग्राफी को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज जनरल ज्योग्राफी या जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे बोलते हैं भौतिक भूगोल। थर्ड इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मींस आर्थिक भूगोल। एंड फोर्थ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें टॉपिक मानव भूगोल से रिलेटेड होते हैं। इन 4 सेक्शंस में ज्योग्राफी को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जनरल ज्योग्राफी को अगर देखा जाए तो इसमें 3 टॉपिक हैं जिससे ये कंप्लीट टॉपिक कवर होता है। पहला है यूनिवर्स का ओरिजिन, जो हमें इस अर्थ के ऊपर जो ब्रह्मांड नजर आता है और ये जो सूर्य, जो चंद्रमा या जो अन्य ग्रह हैं, ये आखिर कैसे आए, कैसे इस पृथ्वी, कैसे इस पूरे सोलर सिस्टम का उद्भव हुआ, ये आपका टॉपिक है, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द यूनिवर्स। सेकेंड इज मोशन ऑफ द अर्थ। चूंकि इस सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें से एक प्लैनेट है अर्थ, जिसमें हम लोग रहते हैं। तो अर्थ में कितने मोशंस हैं, कैसे कैसे वो रोटेट होती है या रिवॉल्यूशन होता है, जो भी है, इन सब के बारे में हम मोशन ऑफ द अर्थ में पढ़ेंगे। और हमारी पृथ्वी पर कुछ इमेजनरी लाइंस हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम लाइन। पूरी पृथ्वी पर अलग अलग देशों का टाइम अलग अलग समय अलग अलग होता है, तो इसका कारण क्या है, कैसे डेट चेंज हो रही है, कैसे टाइम कैलकुलेट होता है, कौन कौन से वो किस लाइन से ये सब चीजें हो रही हैं, तो वो हमारा टॉपिक कवर होगा। इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम लाइन का जो टॉपिक है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के माध्यम से पढ़ा जाएगा। ये 3 टॉपिक हैं जिससे हमारा जनरल ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो पूरा होता है। सेकेंड वो है फिर आपका फिजिकल ज्योग्राफी, और पूरे ज्योग्राफी का जो कोर पार्ट है वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, क्योंकि इसी से मोस्टली क्वेश्चन, आपके 90% क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। अब जब फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने की बारी आती है तो इसी फिजिकल भौतिक भूगोल को भी पुनः 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। सेकेंड इज ओशियनोग्राफी, दैट इज समुद्र विज्ञान। थर्ड क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। एंड फोर्थ इज बायोज्योग्राफी, जैसे जैव भूगोल। जैव भूगोल
या एनवायरमेंट कहा जाता है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। अब जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति जो विज्ञान है या जियोमॉर्फोलॉजी में जो टॉपिक्स आते हैं, उसके लिए एक मोटे तौर पर ये सारे वो टॉपिक्स है जो जियोमॉर्फोलॉजी का है। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब ये हमारी पृथ्वी के अर्थ सरफेस जो क्रस्ट है उसके बारे में स्टडी करवाता है, जिसमें सबसे पहले ओरिजिन एंड एज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आयु और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो हमारा टॉपिक है ओरिजिन, अर्थ के बारे में। सेकंड इज इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। जब हम पृथ्वी के ऊपर बात करते हैं तो हम चंद्रमा, मंगल जैसे ग्रहों पर जा चुके हैं, लेकिन जब हम पृथ्वी के अंदर देखते हैं तो आखिर हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है जो हमारी अर्थ के अंदर है। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन सी वो लेयर्स है जिसमें अर्थ को डिवाइड कर रखा है, तो वो हमारी इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में पढ़ा जाएगा। थर्ड इज ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन्स। आप सबको पता है पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। ये जो महाद्वीप और महासागर हैं कैसे बने, किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है ना, तो वो आपका टॉपिक जुड़ता है। थर्ड इज इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। हमारी पृथ्वी पर कुछ फोर्सेस काम करते हैं जिसकी वजह से कई सारे माउंटेन्स, प्लेटूज, ये सारी चीजें बनती हैं, है ना, लेक्स वगैरह। तो ये किस वजह से निर्माण हो रहा है, कुछ फोर्सेस की वजह से, जिन्हें हम इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक बोला जाता है। एक और अगला है रॉक्स, जिसे हम बोलते हैं चट्टानें। कितने प्रकार की चट्टानें हैं, कौन कौन सी चट्टानें हैं, अधिकतर क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं रॉक से, हर साल क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही आता है। अगला है वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। वॉल्केनोज मींस ज्वालामुखी और भूकंप। जैसे अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज में देखा होगा, म्यांमार में अभी भूकंप आया। तो भूकंप क्यों आया, किस कारण से आया, और भूकंप अगर आता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम उसी प्रकार से ज्वालामुखी एक जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, है ना, तो इनका क्यों, किस वजह से ये हो रहा है, पृथ्वी पर इनकी क्यों उत्पत्ति होती है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अगला है माउंटेन्स एंड प्लेटूज। पूरी पृथ्वी पर कितने प्रकार के माउंटेन्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं। जनरली वन लाइन फैक्ट में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा एटलस पर्वत दुनिया के किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, कहां है ना, बस इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। तो ये जो सब चीजें हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो माउंटेन हो, रिवर्स एंड लेक्स हो, प्लेन्स हो, डेजर्ट्स हो, आइलैंड हो, पेनिनसुला हो, ये सारे टॉपिक हमारे कवर होंगे मैपिंग में। एक बात ध्यान रखना, ज्योग्राफी का 60% जो वेटेज है वो आपका मैपिंग है। अगर आपको मैपिंग पर कमांड है तो आप ये मान के चलिए कि आपको ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता 60% ज्योग्राफी आपकी केवल मैपिंग के माध्यम से हो जाती है। 40% पोर्शन ऐसा है जो हमें रटना पड़ता है। थोड़ा सा तो हमें दिमाग में देना पड़ेगा कि आखिर अगर हम किसी लेक्स को, जैसे फॉर एग्जांपल विक्टोरिया लेक्स को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास पता होना चाहिए वो डेटा कि विक्टोरिया लेक किस देश में है, उससे क्या फ्लो हो रहा है, तो ये डेटा है, बट कहां है ये आपको मैप में पता चलेगा। तो ये सारा टॉपिक हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का है। देन जियोमॉर्फोलॉजी के बाद अगला जो हमारा था वो था ओशियनोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट, दैट इज ओशियनोग्राफी। अब जब हम समुद्र में चलते हैं तो समुद्रों में भी कई सारे फ्लक्चुएशंस हैं भाई। जैसे हम अर्थ सरफेस पर देखते हैं तो पूरी अर्थ सरफेस एक जैसी नहीं है। इस अर्थ पर कई सारे माउंटेन्स हैं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स रेंज है, प्लेटूज हैं, डेजर्ट्स हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। आज हम रास्ते पर जा रहे हैं, प्लेन रास्ता है, आगे मालूम चला थोड़ी देर आगे पहुंचे तो पहाड़ी आ गया। तो जो फ्लक्चुएशंस अर्थ सरफेस पर है, ठीक वैसे ही जब हम ओशियन पार्ट्स में अंदर जाते हैं तो ओशियन पार्ट्स के अंदर भी कई सारे फ्लक्चुएशंस हैं। तो वो कौन कौन से फ्लक्चुएशंस हैं, किस प्रकार के हैं, कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, वो इसका हिस्सा है, यहां पर पढ़ा जाएगा। सेकंड, ओशियन में कई सारे, जब हम समुद्रों में, महासागरों में जब देखते हैं तो उसमें लगातार पानी का बहाव एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। जो ओशियन वेव्स हैं वो लगातार चलती हैं, तो उन्हें नाम दिया जाता है करंट्स, जो कि एक लगातार फ्लो होती है। तो वो करंट्स, इसमें से हर साल क्वेश्चंस आपके निकलते हैं, मेजर इंपॉर्टेंट रोल है।
अब करंट्स जो हैं उनके भी दो प्रकार के नेचर हैं। कुछ करंट्स ऐसे हैं जो अपना नेचर गर्म में रखती है, हॉट करंट्स कहलाती है। कुछ ऐसी करंट्स है जो ठंडी होती है, और इन्हीं करंट्स की वजह से अर्थ में कई सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर किसी गर्म स्थल वाले एरिया से अगर कोई ठंडी करंट्स अगर फ्लो करती है तो वहां का जो क्लाइमेट है वो बदल जाएगा। कोई ऐसा क्षेत्र जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्वे वगैरह है, तो वहां पर हमेशा साल के 10 महीने पूरा का पूरा पानी बर्फ से ढका रहता है। लेकिन जब ये कोई हॉट करंट समुद्र की जब लहर आती है तो वो जो वहां के कोस्टल एरियाज के जो पोर्ट्स वगैरह हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो ये ओशियन करंट्स का हिस्सा है, जिससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपना एक इकोनॉमिक मेजर रखती, इकोनॉमिक और ज्योग्राफिक दोनों इंपॉर्टेंस उनका हो जाता है। थर्ड इज सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। महासागरों का जो जल है उस जल का लवणता और तापमान क्या है, क्योंकि सैलिनिटी और टेम्परेचर से पूरे जो आपके ओशियनिक जो जीव जंतु हैं उनको सरवाइव करने में आसानी होती है। लेकिन अगर उसी समुद्र के जल की अगर लवणता सैलिनिटी में इंक्रीमेंट होता है या टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो समुद्री जीव जंतु हैं उनमें नुकसान है। और जो आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं से लगातार ये चीजें बढ़ रही हैं। तो ये आपका टॉपिक है सैलिनिटी एंड टेम्परेचर, समुद्रों का कितना तापमान होना चाहिए और कितनी लवणता होना चाहिए जिससे पूरा एनवायरमेंटल साइकिल कंटिन्यू बराबर रहे, उसके लिए जरूरी है कि ये टॉपिक पढ़े। अगला है टॉपिक ओशियन डिपॉजिट्स। जैसे कि आपने धरातल पर देखा होगा कि हमने कुछ भी चीज यूज की, यूज एंड थ्रो वाली चीज, और कहीं भी किसी भी जगह पर वो चीज डिपॉजिट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कचरा घर, जहां पर आपने अपना कचरा, शहर का कचरा किसी न किसी शहर के बाहर वाले एरिया में हमेशा डिपॉजिट रहता है। वैसे ही अच्छा, नदियों में भी कई सारी चीजें हम डालाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता तो बहुत सारी है, व्यक्ति के मरने के बाद उसकी अस्थियां नदी में बहाना, तो अंत में जब बहा देते हो तो वो नदी भी अंत में जा कहां रही है, समुद्र में। और ऐसे समुद्रों में कई सारा मटेरियल डिपॉजिट होता है। तो उस से क्वेश्चन हमारा ऐसे बनता है कि जो ओशियनिक डिपॉजिट्स पार्ट हैं वो आखिर कितने प्रकार के होते हैं, और अगर वो ओशियनिक डिपॉजिट्स पार्ट्स लगातार इसी रूप में बढ़ता गया तो फिर उसका परिणाम क्या होगा। तो ये टॉपिक हमारा यहां से साथ में जुड़ता है एक महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज कोरल रीफ्स, जो पूरे इन्वायरमेंटल साइकिल के लिए बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ्स क्या है, आखिर ये है क्या, और अगर ये खत्म हो गए तो आगे क्या होगा। जैसे 1997 में की जो ग्लोबल वार्मिंग का जो एक ट्रांजिशनल पीरियड था, उस समय दुनिया के अधिकतर कोरल जो रीफ्स थे वो ब्लीचिंग पाउडर, कोरल ब्लीचिंग की एक घटना देखी गई थी, जिसमें कई सारे कोरल्स खत्म हुए थे। भारत का लक्षद्वीप वाला आइलैंड जो है वो पूरा का पूरा कोरल से बना हुआ आइलैंड है। तो आखिर ये कोरल्स हैं क्या, क्या उनका रोल है अपनी ज्योग्राफी में, तो ये अपना टॉपिक है। और लास्ट इज ओशन टाइड्स, दैट जिसे बोला जाता है महासागरीय ज्वार, ज्वार भाटा जिसे हिंदी में कहते हैं। तो जो ज्वार हैं ये क्यों आते हैं, क्यों टाइड्स आते हैं, किस वजह से आते हैं, है ना। तो ये आपके टॉपिक्स ओशियनोग्राफी का हिस्सा है। ओशियनोग्राफी के बाद जो थर्ड पार्ट था वो था हमारा क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जो आप लोग जिसको देख रहे हो। अब इसी क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में सबसे पहला टॉपिक है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो हमारा वातावरण है, उस वातावरण में कितने प्रकार की गैसेस हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि हम सांस ले रहे हैं जिससे हम जिंदा हैं, वो ऑक्सीजन है। ऐसी कई सारी और भी गैसेस हैं, अकेले ऑक्सीजन इस एनवायरनमेंट में नहीं है। अगर ये गैसेस ना होती, अच्छा एक नहीं, ऐसी कई सारी हैं, अगर ये गैसेस ना हो तो फिर उसका क्या इंपॉर्टेंस, क्या होगा। फिर पृथ्वी पर हमने 8 प्लैनेट्स पढ़े, तो अगर 8 प्लैनेट में केवल जीवन अगर अर्थ पर है तो वो किस वजह से है, इस क्लाइमेट की वजह से, या यूं कहें एटमॉस्फेयर की वजह से। अब एटमॉस्फेयर में उन गैसेस में अगर कुछ भी चेंज होगा तो सीधी सी बात है वो जो जीवन है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये गैसेस में क्यों चेंजेस हो रहा है, किस वजह से चेंजेस हो रहा है, और कौन कौन सी वो गैसेस हैं, वो हमारा यहाँ, और प्लस साथ में स्ट्रक्चर। अर्थ के ऊपर तो एरिया बहुत ज्यादा है, तो क्या वायुमंडल का ये जो इंपैक्ट है केवल अर्थ सरफेस पर है या अर्थ के ऊपर भी है, तो वो अलग अलग लेयर्स में यहां पर उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन आते हैं
अगला है इंसोलेशन एंड हीट बजट। इंसोलेशन मीन्स है सूर्य तप। सूर्य तप मतलब हमारी अर्थ पर सोलर रेडिएशन आता है, सूर्य का प्रकाश आता है जो एक हीट के रूप में होता है। और ये जो रेडिएशन जब अर्थ पर आता है तो वही रेडिएशन जितना पहुंच रहा है, अगर ये पूरा का पूरा अर्थ अगर एब्जॉर्ब करे तो फिर क्या होगा? क्या पूरा एब्जॉर्ब अर्थ कर लेती है? और अगर सोलर रेट, अच्छा पिछले 8-10 सालों से अगर देखा जाए तो ये जो मौसम है, जो गर्मी का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है। तो आखिर गर्मी किस वजह से बढ़ रही है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द आप लोगों ने सुना होगा, तो ये आखिर वैश्विक तापन की जो क्रिया है वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है ना? एक शब्द सुना इसमें लिखा है हीट बजट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बोला जाता है ऊष्मा बजट। अब बजट शब्द एक ऐसा है, बजट का मीनिंग क्या होता है आप लोगों को कायदे से कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए, बजट है क्या। और अगर बजट समझते हो तो फिर हीट बजट समझना आसान हो जाएगा, है ना? तो पढ़ेंगे अपन, पहले आप लोग कमेंट कीजिए, फिर उसके बाद अपन इस पे चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक एयर प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन। हवा का पृथ्वी पर दबाव, जिसे वायुदाब कहते हैं। तो वायुदाब ये पृथ्वी पर जो लग रहा है वो कितना है वायुदाब, और इस क्योंकि हवा है, वायुमंडल है, तो उसका निश्चित है प्रेशर भी होगा। और इस वायुदाब से हो क्या रहा है, क्योंकि वायुदाब की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से फिर आगे चलता है एयर सर्कुलेशन। जो पवनें जो चल रही हैं, हवाएं जो चल रही हैं, वो इस प्रेशर और टेम्परेचर के खेल से पूरा का पूरा एयर सर्कुलेशन का एक चक्र बनता है। तो एयर सर्कुलेशन है, तो एयर सर्कुलेशन में कई टाइप्स की पवनें भी, एयर्स भी काउंट होती हैं। तो यहां पर पढ़े जाएंगे प्रकार पवनों के, और उन पवनों के प्रकारों में जो कुछ रीजनल पवनें हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर हवाएं किसे कहते हैं, तो ये डॉक्टर हवाएं क्या है, क्या उनका रोल है, तो ऐसे सब क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होगा। अगला है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी मींस आर्द्रता। अगर अब इसको सरल समझा जाए तो जैसे बरसात के मौसम में अगर आप महसूस करो तो चाहे आप कितना भी हवा ले लो, पर एक हवा में नमी की मात्रा बरकरार रहती है और बेचैनी टाइप की होती है। और जब ये नमी की मात्रा जितना ज्यादा बढ़ेगी तो बेचैनी उतनी ज्यादा होती है। तो पूरे अर्थ में ह्यूमिडिटी की मात्रा कहां होगी सबसे ज्यादा? ह्यूमिडिटी, अगर हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे तो ह्यूमिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन। फिर साथ में है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मींस वर्षा। आर्द्रता पड़ रहे तो फिर वर्षा भी पड़ा जाएगा। वर्षा पड़ने के लिए बादल का होना जरूरी है, तो यहां पर क्लाउड्स पड़े जाते हैं, क्लाउड्स के टाइप्स पड़े जाते हैं, है ना? और फिर दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहां हो रही, किस जोन में हो रहा है, और वर्षा के कौन कौन से प्रकार हैं, तो ये सारा टॉपिक आपका यहां पर है। अगला है एयर मास फ्रंट साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। एयर मास जिसे बोलते हैं वायु राशियां, इसको बोलते हैं वाताग्र, और साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, जो कि एक भूकंप के दौरान साइक्लोन की जो घटना समुद्रों में आपकी चलती है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। तो ये है। अब इनका जो रोल है वो आपकी वर्षा में ज्यादा रोल आता है, वायु राशियां और वाताग्र वगैरह। और फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक रीजन, जिससे हर साल इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो आपका इस सेक्शन से जाएगा या इधर से आता। और अगर आप क्लाइमेटिक रीजन समझते हो तो जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है वो अपने आप समझ आ जाएगा। क्योंकि इसी क्लाइमेट से अगर आप पूरे अर्थ में, अगर आपको यह पता है कि इक्वेटर पर किस प्रकार का क्लाइमेट रहने वाला है, कितनी वर्षा होने वाली है, क्या टेम्परेचर होने वाला है, तो आप यह भी अनुमान लगा लोगे कि इस एरिया में किस प्रकार की फसलें होने वाली हैं, इस एरिया में किस प्रकार की फसलें होने वाली हैं। आप ये भी कैलकुलेट कर लोगे कौन सी फसलें होंगी, कौन से फलों के बागान होंगे। तो पूरा सेक्शन क्लाइमेटिक जो रीजन है, इस क्लाइमेटिक रीजन से आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी कवर हो जाता है, और एक चित्र में आप पूरे दुनिया के क्लाइमेटिक रीजन को समझ जाओगे। और उसके लिए शर्त यही है कि आपको रहना पड़ेगा। जब आप पूरे क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ोगे तो आपका ये टॉपिक अपने आप कवर हो जाएगा। बहुत आसान है, इतना कुछ नहीं है। जितने ये टॉपिक्स गिना रखे हैं,
इन टॉपिक्स को लिखने का केवल कारण ये है कि आप भटकाव ना करें, केवल इन टॉपिक्स पर काम करें, और आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखोगे तो आपके सारे टॉपिक्स जितने भी क्वेश्चन है वो सब इन्हीं टॉपिक से इंक्लूड होंगे। चलिए आगे देखें। अगला है इन्वायरमेंट एंड बायोजियोग्राफी। आपने लिथोस्फीयर वाला सेक्शन पढ़ा, जैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, मतलब कि स्थल मंडल। दूसरा पढ़ा ओशियनोग्राफी, दैट इज हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। और तीसरा पढ़ा क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु वाला हिस्सा, सॉरी वायुमंडल वाला हिस्सा। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। जब आप तीनों चीजों का समावेश जब किसी एक जगह पर हो, सो उत्पत्ति होती है जीव की, और इसीलिए इसको बोलते हैं बायोजियोग्राफी। चौथा हिस्सा फिजिकल ज्योग्राफी का, अगर स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल जब तीनों सेक्शन एक साथ जुड़ेंगे तो निश्चित है कि उस स्थान पर एक जीव या कई सारे जीवों की उत्पत्ति होगी। तो बायोजियोग्राफी जनरली जो सेक्शन है वो है इन्वायरमेंट का, और इसी इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन क्या है, बायोडायवर्सिटी क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीव संरक्षण क्या है, उनका मैनेजमेंट कैसे हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज जो वर्तमान में कई देशों में जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड प्रोटेक्शन, जो आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन लेयर है, उसमें छिद्र हो गए हैं, ये जनरल जानकारी है। तो ये जो छिद्र है वो क्या है, कहां है ये, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रहा है, और अगर वो ओजोन लेयर डिप्लीशन इसी क्रम में अगर होता रहा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, और अगर इंपैक्ट बुरा है तो फिर उसको बचाया कैसे जाए, तो ये उसका प्रोटेक्शन है। तो पूरी कहानी यहां होगी। और देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट, अंतरराष्ट्रीय कई सारे सम्मेलन हैं जो एनवायरमेंट से जुड़े हैं, जैसे कि जो आपका है रियो दी जेनेरियो ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन है ना, टोक्यो सम्मेलन, कई सारे ऐसे सम्मेलन है जिससे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है। अगला टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी खत्म, एक जनरल ज्योग्राफी जिसमें हमने 3 टॉपिक को पढ़ना है, एक यूनिवर्स, अर्थ के मोशंस और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। दूसरा टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें 4 सेक्शन है, एक जियोमॉर्फोलॉजी, लिथोस्फीयर, ओशियनोग्राफी, हाइड्रोस्फीयर, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, और चौथा पार्ट बायोजियोग्राफी, दैट इज एनवायरमेंट। जब आप 2 सेक्शन पढ़ के खत्म होंगे तो फिर अब हम आएंगे आर्थिक भूगोल पर, और आर्थिक भूगोल में टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है वन लाइन फैक्ट में, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन कहां हो रहा है, भारत में अगर चावल का उत्पादन हो रहा तो भारत में चावल के उत्पादन में कौन सी पोजीशन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना। तो इसी में क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन। दूसरा मिनरल रिसोर्सेस, कुलगाड़ी और कालगुडी और कुलगाड़ी ये क्या है, क्या उत्पादन होता है, ये कुछ माइनिंग नाम है, तो यहां से क्वेश्चन आता है मिनरल्स रिसोर्सेस से। अगला क्वेश्चन आपका बनता है इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स हैं, औद्योगिक केंद्र। अब औद्योगिक केंद्र जैसे कि कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अब मैनचेस्टर क्या है पहले तो ये पता हो, और फिर कंपैरिजन किया जाए भारत का मैनचेस्टर क्या है, भारत का बोस्टन क्या है, सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है, तो सिलिकॉन वैली कहां है, उस कंपैरिजन है ना। तो मेन चीज इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और फिर अगला है ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में परिवहन। अब परिवहन के 3 रस्ते हैं, स्थल, वायु और समुद्र। तो इससे क्वेश्चन फिर कई बार रेलवे में भी क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा रेलवे का जाल कहां बिछा रखा है, भारत की क्या पोजीशन है ना। और वायु एयर से तो कम क्वेश्चन होते हैं, हवाई जहाज वगैरह से, बाकी क्वेश्चन आते हैं रेलवे और समुद्र ट्रांसपोर्टेशन से। ये 4 टॉपिक हैं जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हिस्सा है। ठीक, अगला है ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में मेजर पोर्शन ह्यूमन स्पीसीज, मानव की प्रजातियां, जो कई सारी हमारी स्पीसीज हैं जिसमें वन लाइन फैक्ट में क्वेश्चन आते हैं, जैसे खिरगीज जो प्रजाति ये कहाँ है, बुशमैन जनजाति कहाँ है। तो ये मानव की आखिर ये जो द्रविड़ हैं, ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातियां हैं, भारत में कौन सी प्रजाति है, नॉर्थ इन और जो यूरोपियन क्षेत्र है वहां कौन सी मानव की प्रजाति पाई जाती है, और प्लस उस जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन। दुनिया के पूरे क्षेत्र में, पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस एरिया में है, कौन सा वो देश है। अब देश तो आपको सबको पता है कि पहला चाइना है, दूसरा भारत है,
पर ये जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस रेशो में है, ये ऐसा कौन सा दशक है जिसमें पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा देखी गई है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा देखी गई है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूरे जब बनते हैं तो यहां पर वो टॉपिक कवर होता है, और इस आधार पर आपका पूरा ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो कंप्लीट है। यही है वो आपका पूरा सिलेबस जिसमें आपका ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन कवर होता है। आई होप इतने पूरे सिलेबस को समझने के बाद आप लोगों की थोड़ा सा समझ बनी होगी कि आखिर हमें ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये सेक्शन अगर आप पढ़ते हैं, इसमें नो डाउट टाइम लगेगा, ये बात मानता हूं, पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये सारे टॉपिक अपने फ्री ऑफ कॉस्ट में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देने वाला हूं। और अगर आप ये सारे टॉपिक अगर जुड़े रहते हो और पढ़ते हैं तो ये तय है कि इंडियन ज्योग्राफी को 20 दिन में आप खत्म कर लोगे। इंडियन ज्योग्राफी का ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि समझ आपकी यही बनेगी, इंडियन ज्योग्राफी आसानी से कवर होगी। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।